हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों से ये डिमांड आ रही थी कि सर प्रैक्टिस भी कराई जाए, स्पीड टेस्ट भी कराया जाए। तो चलिए, आप सबकी डिमांड को मानते हुए, उसे पूरा करते हुए आज हम पहले स्पीड टेस्ट, पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। आप सबको ये मालूम है कि इसकी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जा चुकी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ना डाउनलोड की हो या जिन्हें ना मालूम हो, तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्हें ये नहीं मालूम है कि चैनल का एड्रेस क्या है, तो सामने स्क्रीन पे नीचे की तरफ देखें, वहाँ पर चैनल का नाम लिखा हुआ है। अगर आपको लिंक चाहिए चैनल का, तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो चैनल का लिंक भी गिवन है। हाँ, आप सबको ये तो मालूम है कि टोटल में 50 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के। कुछ कॉमन एरर्स के हैं, कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के हैं। इस बात की ज़्यादा डिमांड थी कि स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा रखे जाएं, इसीलिए मैंने स्पॉटिंग एरर्स के यानी कि कॉमन एरर्स के 10 क्वेश्चंस रखे हैं। चलिए, बिना विलंब किए अब इस सेशन को स्टार्ट किया जाता है। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का वेलकम। बहुत ही ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनिएगा और कॉपी पेन साथ में रखिए। जो जो मैं बताऊंगा उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। प्रॉपर नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप सब कुछ सीख सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट सेंटेंस को कॉमन एरर्स के रीड करते हैं। ऑन संडेज आई प्रिफर रीडिंग एट होम देन गोइंग आउटडोर्स। अब इस सेंटेंस में दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी या पहली एरर क्या है वो सुनिए। रूल के मुताबिक प्रेफर, PREFER, प्रेफर जिसका मतलब है प्राथमिकता देना, इसका जो कनेक्टर है उसको दैन नहीं बोलते। इसका जो कनेक्टर होता है वो दैन ना होकर के टू होता है। तो जहाँ पर दैन गिवन है वहाँ पे आपको क्या कर लेना चाहिए, टू कर लेना चाहिए। तो कैसे सेंटेंस होगा, आई प्रेफर रीडिंग एट होम टू गोइंग आउटडोर्स। सुना मैंने क्या कहा, जहाँ पे दैन गिवन है वहाँ पर आपको टू का यूज़ करना चाहिए। प्रेफर जिसका मीनिंग है प्राथमिकता देना। आपके सामने दो विकल्प होंगे। अब इन दोनों विकल्पों को कनेक्ट करने के लिए प्रेफर जिस कंजंक्शन का या जिस कनेक्टर का यूज करता है वो टू होता है, दैन नहीं होता। तो आई प्रेफर रीडिंग एट होम टू गोइंग आउटडोर्स। ये इस क्वेश्चन की एरर थी जिसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए या फिर ध्यान से सुन लीजिए। वो ये कि प्रेफर के बाद जीरंड आने का भी रूल है। अब ध्यान से देखिए, प्रेफर के बाद रीडिंग गिवन है। जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं कि जीरंड का मोटा मोटा मीनिंग होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या मीनिंग होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और पूरा अगर मीनिंग सुनना चाहते हैं तो जीरंड जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहा रही रहे ना बोलकर ना नी ने बोलने लगे तो हम उसे वर्ब ना कह के नाउन कहते हैं। और इसी नाउन को दूसरी भाषा में जीरंड भी कहा जाता है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना नी ने बोले तो उसको वर्ब आप नहीं कहेंगे, उसको जीरंड कहेंगे। तो ये दूसरा रूल था कि प्रेफर के बाद जीरंड भी आता है। तो प्रेफर रीडिंग लिखा है और जब पहले ऑप्शन में, पहली चॉइस में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेफर दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने की बात करता है। तो जब पहले विकल्प में जीरंड आ रहा है रीडिंग, तो दूसरे विकल्प में भी तो जीरंड ही आएगा। तभी देखिए गोइंग भी लिखा हुआ है। कोई भी स्टूडेंट ये सोच के ना परेशान हो कि जब दैन की जगह टू लगा दिया जाएगा तो गोइंग का क्या होगा। गोइंग का कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि गोइंग का रिलेशन रीडिंग से है। रीडिंग भी आईएनजी फॉर्म है और गोइंग भी आईएनजी फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड है। इसको पढ़िए। इट सेज यू हैव रिसीव्ड मोर देन यू बार्गेन्ड। इसका मीनिंग है कि आपको ज़्यादा मिल गया है जितना आपने बार्गेन किया था उससे। बार्गेन करने का मतलब मोल तोल करने से, और रिसीव तो आप जानते ही हैं। तो कोई ये कहना चाह रहा है कि आपने
जितने का नेगोशिएशन किया था, जितने का मोल भाव किया था, जितना बार्गेन किया था, उससे ज़्यादा आपको मिल चुका है। ये इसका मीनिंग है। मीनिंग तो सही आ रहा है, फिर भी सेंटेंस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको बार्गेन्ड के बाद फॉर लगाना चाहिए। क्या कहा मैंने? बार्गेन्ड के बाद फॉर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार्गेन नाम की जो वर्ब है, जिस भी चीज़ के लिए आप बार्गेन करेंगे या जिस भी चीज़ की बार्गेनिंग करेंगे, वैसे तो के लिए बार्गेनिंग बोला जाता है, तो उसके बाद फॉर भी आना चाहिए। तो यू बार्गेन्ड फॉर, जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जांपल दूं, द लेडी वॉज बार्गेनिंग फॉर वेजिटेबल्स। मैं रिपीट करता हूं, द लेडी वॉज बार्गेनिंग फॉर वेजिटेबल्स। तो अब जो वेजिटेबल्स आया है बार्गेनिंग के बाद, सीधे नहीं आ गया ना, बीच में फॉर भी लगाया जा रहा है, तो वही फॉर यहाँ पर मिसिंग है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि वहाँ पर तो वेजिटेबल है, जो मैंने अभी ओरली सेंटेंस बोला, लेकिन यहाँ पर तो वेजिटेबल्स या कुछ भी नहीं है। तो सुनिएगा सर, यहाँ पर भी इसका ऑब्जेक्ट है। जब आपने कहा यू बार्गेन्ड, तो जितना आपने आप बार्गेन किया था, तो ये कहीं ना कहीं हिडन है कि आपने किस चीज़ के लिए बार्गेन किया था। तो वो चीज़ जो है मेंशन है, डायरेक्टली नहीं नजर आ रही, इसीलिए आपको फॉर लगाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। द इमेरिटस ऑफिसर, कहीं पर लिख लीजिएगा। इमेरिटस एक एडजेक्टिव हो सकता है जिसका मीनिंग होता है ऑनरेबल। खास तौर पे इसका इस्तेमाल तब होता है, कई बार ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पूछा जाता है, क्योंकि इसका एक्सक्लूसिव यूज उन ऑफिसर्स के लिए, खास तौर पे डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के उन ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे, जिनकी सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्ति हुई है, मतलब जिन्हें विद ऑनर रिटायरमेंट दिया गया है। इमेरिटस उस कर्नल को बोल सकते हैं, उस लेफ्टिनेंट को, या उस बड़े सोल्जर को कहा जा सकता है जिसने अब डिफेंस सर्विसेज को बाय बाय कर दिया है। तो इमेरिटस कहा जाता है उसे। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को, रिटायर्ड डिफेंस के ऑफिसर को कहा जाता है। तो फिर से पढ़िए इसको। द इमेरिटस ऑफिसर डिसाइडेड टू डिवोट, उस सम्मानित ऑफिसर ने यह तय किया कि वो समर्पित कर देगा क्या? द रेस्ट ऑफ हिज रिमेनिंग लाइफ। यहीं पर प्रॉब्लम है सर कि दो वर्ड्स एक ही पर्पस के लिए आ गए हैं। कैसे? जो रेस्ट लिखा है और जो रिमेनिंग लिखा है, दोनों का सेम मकसद है, सेम पर्पस होता है। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ का मतलब है बचा हुआ जीवन, क्योंकि मान लीजिए 50 इयर्स तक तो उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की ही सर्विसेज की होंगी, तो अब जो अगला 20, 30, 40, 50 साल का जीवन है उनका, तो बचा हुआ जीवन, जिसके लिए द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ लगाना चाहिए आपको। अब रिमेनिंग भी गिवन है, रिमेनिंग का भी यही मतलब है। रिमेनिंग लाइफ मतलब बचा हुआ जीवन। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे कि कभी आप रिटर्न बैक का यूज कर लें, रिपीट अगेन का यूज कर लें। अब रिटर्न का मीनिंग और बैक का मीनिंग तो एक ही होता है ना, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता। वैसे ही यहाँ पर सर रेस्ट और रिमेनिंग दोनों का एक ही मीनिंग है। आप आइडियली क्या करें, रिमेनिंग को हटा दें। आप चाहे तो इसे नियम समझ के याद भी कर लें कि जब आपने रेस्ट का इस्तेमाल किया हो तो आप ऐसा कोई और वर्ड ना लगाएं जो इसी मीनिंग के साथ आता हो, जैसे कि रिमेनिंग हो गया या अदर हो गया। मेरी बात आप सुन रहे हैं? अदर, जैसे कि एक टीम है, उसमें टोटल में 11 प्लेयर्स हैं। अब 3 प्लेयर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, आज नहीं है, तो जो बचे हुए खिलाड़ी हैं, क्या कहा मैंने, जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। अब अगर कोई ऐसे कहते रेस्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स, रेस्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स, तो अदर की क्या जरूरत है? जब रेस्ट आ गया है तो वैसे ही बचे हुए प्लेयर्स की बात हो रही, अदर की क्या नीड है? वैसे ही यहाँ पर जब रेस्ट आ गया है तो रिमेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे हटा दीजिए। आप चाहें तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, वो ये कि आप चाहें तो रेस्ट को हटा दें। अब जब रेस्ट को हटाएंगे तो आपको ये तीनों वर्ड्स हटाने पड़ेंगे, द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ। कैसे? टू डिवोट हिज रिमेनिंग लाइफ,
The officer decided to devote his remaining life या फिर the rest of his life, कुछ भी कर सकते हैं, to the service of mankind, कि वो लोगों की सेवा में अपने जीवन के बचे हुए हिस्से को खपाएंगे, खर्च करेंगे या समर्पित कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द एप्लीकेंट हैड रिटन। अब तुरंत आपको यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस का वो रूल याद करना चाहिए जिसमें कहा जाता है कि अगर इफ इन केस के साथ कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो, और ऐसा ही है। आप देखिए ना, इफ लिखा हुआ शुरुआत में और हैड रिटन वर्ब आई है। हैड रिटन ये पास्ट परफेक्ट की ही तो वर्ब है। तो नियम के मुताबिक अगर कंडीशन इफ इन केस के साथ पास्ट परफेक्ट में हो तो जो आगे रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए? वुड, कुड, शुड, माइट, इन चारों में से कोई एक मॉडल। फिर से सुनिए, वुड, कुड, शुड, माइट, इन चारों में से कोई एक मॉडल, फिर हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी वर्ड्स में कहा जा सकता है कि मॉडल्स का परफेक्ट वर्जन यूज करना होता है। परफेक्ट वर्जन कैसा होगा? मॉडल्स होने चाहिए, हैव लगा होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। देख लेते हैं क्या ऐसा है। तो आप देखिए सेकेंड लाइन पे जाइए, द एग्जामिनर माइट नॉट हैव डिस्क्वालिफाइड हिम। हाँ, तो ये तो दिया हुआ माइट लगा है, हैव लगा हुआ, डिस्क्वालिफाइड लगा हुआ, तो ये बात तो सही है, कंडीशन भी ठीक है और रिजल्ट भी ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है। आप बीच का जो सेक्शन छोड़ आए हैं वहां पे प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है उसे बहुत ही सरल तरीके से समझा जा सकता है। मैंने इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल बता जरूर दिया, अदरवाइज जरूरत कोई थी नहीं इसमें। मैंने बता इसलिए दिया है क्योंकि जनरली जब कंडीशनल सेंटेंसेस का कोई क्वेश्चन आता है तो उधर ही एरर की जाती है। खैर पढ़िए, इफ द एप्लीकेंट हैड रिटन ऑल द आंसर्स केयरफुली एंड के बाद क्या लिखा? सबमिट। अब सबमिट तो प्रेजेंट की वर्ब है। अब आप ध्यान से देखिए, पीछे रिटन लिखा हुआ वो पास्ट की वर्ब है। नियम के मुताबिक एंड के पहले जैसी वर्ब हो एंड के बाद भी वैसी ही वर्ब होनी चाहिए। मतलब एंड के पहले जो वर्ब दी गई हो उसका जो टेंस हो वही टेंस एंड के बाद आने वाली वर्ब का होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन होता है। तो इफ द एप्लीकेंट्स हैड रिटन, और उसी तरीके से उधर भी हैड सबमिटेड हो जाना चाहिए। अब जब हैड दो बार आएगा तो देयर इज अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर कि सेम ऑक्सिलरी वर्ब को सेम सब्जेक्ट के लिए दो बार नहीं लिखा जाता। इधर भी हैड रिटन में हैड है, उधर भी सबमिटेड के पहले हैड लग जाएगा, तो आप उस हैड को हटा देंगे, केवल सबमिटेड को रख लेंगे। किसको रख लेंगे? सबमिटेड को। तो आप जहां पे सबमिट लिखा हुआ है वहां पर ही सबमिटेड कर देंगे तो अपने आप ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग मैं बता देता हूं। ये कहता है कि अगर एप्लीकेंट वो जो एग्जाम दे रहा हो, तो अगर एप्लीकेंट ने सारे आंसर्स केयरफुली लिखे होते और बुकलेट को समय रहते ही सबमिट कर दिया होता तो हो सकता है एग्जामिनर उसे डिस्क्वालीफाई ना करता। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बहुत ही अच्छा रूल लगेगा, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है बाय द टाइम द वार्डन अराइव्ड। वार्डन आप केयर टेकर को कह सकते हैं, जो किसी हॉस्टल की निगरानी करे, हर चीज़ का ध्यान दे। सो बाय द टाइम द वार्डन अराइव्ड, जिस वक्त तक वो वार्डन आई, द टेनेंट्स बोलते हैं उनको जो किसी छात्रावास में, किसी घर में किराए पर रह रहे हों। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे आप में से बहुत से लोग किराए पर रहते होंगे अलग अलग शहरों में और नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो टेनेंट्स हैं आप सभी लोग। सेंटेंस कह रहा है कि जब तक वार्डन आई, जिस वक्त तक वार्डन आई, टेनेंट्स ने कंप्लीट कर लिया था ऑल द वर्क असाइन टू देम। वो सारा का सारा काम जो उन्हें असाइन किया गया था। बड़ा ही सरल सी हिंदी है इसकी कि टेनेंट्स कहीं गए, वो वार्डन कहीं गई और कुछ होमवर्क दे करके गई टेनेंट्स को, और फिर कहा कि जब तक मैं आऊँ तब तक ये पूरा हो जाना चाहिए। और वही हुआ कि जब तक वार्डन लौट करके आई, टेनेंट्स ने, उन किराएदारों ने वो सारा काम कर डाला जो उन्हें दिया गया था। अब जब वार्डन के आने से पहले ही टेनेंट्स ने सारा काम कर डाला, उस केयर टेकर के आने से पहले ही उन छात्रों ने सारा का सारा काम कर डाला, तो आपने
सीक्वेंस ऑफ टेंस का वो रूल नहीं पढ़ा कि जब एक काम पहले हो जाए दूसरे काम से, तो जो काम पहले हो जाता है उसको परफेक्ट में रखना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था तो डाइड ना होकर के हैड डाइड होना चाहिए। तो कंप्लीटेड को पास्ट परफेक्ट में करिए, फिलहाल ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हैड कंप्लीटेड कर देंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। मैं तो चाहूँगा आप इसे नियम के तरीके से लिख लें कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में बाय द टाइम गिवन हो, बाय द टाइम गिवन हो, तो जो उसका प्रिंसिपल क्लॉज हो उसकी जो वर्ब है वो हमेशा परफेक्ट में ही होनी चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या फिर कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट भी चल सकता है। तो हैड कंप्लीटेड कर दीजिए आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। नंबर 6 को पढ़िए। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग। कुछ लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम लगेगी, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल ठीक लिखा होगा। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है और आया है, अगर ना आया होता इट वुड हैव बीन इनकरेक्ट। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, तो ये ठीक लिखा हुआ। स्टर्न वार्निंग का मतलब है कड़ी चेतावनी, कहीं लिख लीजिए। स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट से हो सकता है, और इसका खास तौर पे इस्तेमाल जो है वो वार्निंग के लिए ही किया जाता है। तो डॉक्टर की सख्त चेतावनी के बावजूद भी लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। अब आप दिमाग लगाइए, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, चीनी को आप गिन तो सकते नहीं, चीनी के जो दाने होते हैं उनको आप भले गिन लें, है ना, लेकिन चीनी को तो नहीं गिन सकते। तो शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि वाटर हो गया, ब्लड हो गया, तो वैसे ही शुगर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। आपको उसमें एस नहीं लगाना चाहिए। अगर आप प्लूरल करना ही चाहते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर करके करिए, पार्टिकल्स ऑफ शुगर, मतलब शुगर में एस ना लगाइए सर, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ। सर ये जो विल टेक केयर ऑफ है ये वर्ब है, और जब ये वर्ब है तो इसके लेफ्ट में सब्जेक्ट हुआ। देयर इज अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर कि सब्जेक्ट के रूप में आप ऐसे वर्ड्स को यूज ना करें जिनके एंड में सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगा हो, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सारे वर्ड्स। टिपिकल तरीके से कहा जाए तो सब्जेक्ट के रूप में एम्फैटिक प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। जब आप सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगाते हैं किसी भी वर्ड के बाद में, तो वो शब्द बदल करके कभी एम्फैटिक ना प्रोनाउन तो कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। तो ये गलत है, आपको टिपिकल सब्जेक्ट यूज करना चाहिए, और टिपिकल सब्जेक्ट माई सेल्फ नहीं है, आई होगा। क्या होगा? आई होगा। तो ये आई एंड रोशनी होगा। अब एक चीज का और ख्याल करें, आई फर्स्ट पर्सन हुआ और रोशनी नाउन होने की वजह से थर्ड पर्सन हुआ। नियम के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। 2 3 1 का अरेंजमेंट है। अब सेकंड पर्सन तो यहाँ नहीं है, तो थर्ड आना चाहिए और उसके बाद 1 आना चाहिए। मतलब पहले रोशनी आना चाहिए, फिर एंड के बाद आई को आना चाहिए। तो रोशनी एंड आई क्या होगा? रोशनी एंड आई, ये सही अरेंजमेंट होगा। विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। नंबर 8 को पढ़िए। इट सेज कैंसर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। कैंसर जीवन का अंत नहीं है। नाइदर, कुछ लोग इसे नीदर भी कहते हैं, इनफैक्ट बहुत से लोग नीदर बोलते हैं, आप भी नीदर कह सकते हैं, चाहे तो नाइदर कह सकते हैं। कैंसर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ मतलब कैंसर कोई जीवन का अंत नहीं है। नीदर इट इज इनसुपरबल। इनसुपरबल उस डिजीज या फिर उस सिचुएशन के लिए कहा जा सकता है जो बेहद डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसे ओवरकम करना संभव ना हो, लगभग इम्पॉसिबल हो। इनसुपरबल एक ऐसा चैलेंज जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, एक ऐसा टारगेट जिसे बीट नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता। तो कोई ये कहना चाह रहा है कि कैंसर ना तो जीवन का अंत है और ना ही ये कोई एक ऐसी बीमारी है जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसका इलाज नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि आपको नीदर के बाद सेंटेंस को इन्वर्ट कर देना चाहिए। नीदर एक एडवर्ब है, जब भी कभी ये किसी सेंटेंस के बीच में आए तो उसके बाद पहले ऑक्सिलरी
ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए और फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो जहाँ पर इट इज़ लिखा हुआ है उसे इज इट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इज इट कर दीजिए। जिन लोगों को इन्वर्जन का आइडिया नहीं है अपनी अपनी बुक्स में एडवर्ब सेक्शन में जाए, वहाँ पे इन्वर्जन अच्छे से बताया गया है। मैं फिलहाल आपको ये बता देता हूँ कि इन्वर्जन का मतलब है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। बहुत सारे एडवर्ब हैं जो इन्वर्जन को फेवर करते हैं, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नाइदर, नॉर, लिटिल, स्लो, लिटिल, सो, नो लॉन्गर, नेवर बिफोर, ये सारे एडवर्ब्स इन्वर्जन को फेवर करते हैं। तो नीदर इट इज की जगह नीदर इज इट कर लीजिए। पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट इट, इस तरीके से कर लीजिए। नंबर 9 को पढ़िए। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज़ मुझे बताते रहें लाइव चैट्स के माध्यम से, ताकि मुझे और एनर्जी मिले। पढ़िए नंबर 9 को। वन कैन डिफीट कैंसर, कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी हरा सकता है। वन का मतलब किसी की भी बात हो सकती है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो वन कैन डिफीट कैंसर, कोई कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी हरा सकता है, प्रोवाइडेड। यहाँ पर प्रोवाइडेड कोई वर्ब नहीं है बल्कि एक कंजंक्शन है। क्या है सर? ये कंजंक्शन, और इसका मीनिंग होता है बशर्ते। क्या मीनिंग होता है? बशर्ते। कभी कभी आप बशर्ते की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बशर्ते की। जब आप ऐसे कहें तो प्रोवाइडेड के बगल में दैट का भी यूज करें। प्रोवाइडेड दैट, अगर दैट नहीं लगा है तो प्रोवाइडेड का मीनिंग है बशर्ते, और अगर आप बशर्ते की बोल रहे हैं तो प्रोवाइडेड दैट होना चाहिए। तो कोई कैंसर को भी हरा सकता है बशर्ते वन हैज द इनडोमिटेबल स्पिरिट। इनडोमिटेबल स्पिरिट का मतलब है इतनी ऊर्जा, इतना आत्मविश्वास कि कोई हरा नहीं सकता। तो लिव लाइफ, कि वो जीवन जिएगा, ऑन हिज टर्म्स, अपनी शर्तों पर। देखिए, अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो अपना अपनी के लिए आप माई का यूज करें। अपना अपनी, अपने मतलब पसेसिव, अधिकार। तो अगर आई हो सब्जेक्ट तो माई यूज करें, शी हो तो हर यूज करें, वी हो तो आवर यूज करें, दे हो तो दियर यूज करें, ही हो तो हिज यूज करें। पर इनमें से तो कुछ नहीं है ना। यहाँ तो सब्जेक्ट प्रोवाइडेड के बाद ONE वन गिवन है। ध्यान से देखिए ना, वन लिखा हुआ है। अब वन का पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है, अपना अपनी वाला जो फॉर्म है, वो हिज नहीं होता, ये तो ही का पॉसेसिव फॉर्म है ना। जहाँ पे वन लिखा अगर ही होता तो हम हिज करते, लेकिन चूंकि वन गिवन है तो आपको हिज नहीं बल्कि वन की पॉसेसिव फॉर्म लिखनी चाहिए, और वन की पॉसेसिव फॉर्म होती है वंस। क्या होती है? वंस। ONE'(S). क्या होगा? ONE'(S). तो वंस टर्म्स। तो अगर कोई इतना जिद्दी है, किसी में इतनी ऊर्जा है कि वो जीवन को अपनी शर्तों पर जिएगा, तो वो कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा सकता है। अब फाइनल क्वेश्चन पढ़िए पहले सेक्शन का, कॉमन एरर्स का। नंबर 10, बंटी वुड कम होम ड्रंक। अब यहाँ पर जो वुड कम आया है, मैं बता रहा हूं कि पास्ट टेंस की हैबिट्स के लिए भी वुड आता है। आप सबने पास्ट की हैबिट्स के लिए यूज टू पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, मालूम होगा कि यूज टू हैबिट्स की बात करता है। बिल्कुल सही बात है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वुड भी पास्ट की हैबिट्स की बात कर सकता है। तो बंटी वुड कम होम ड्रंक का मतलब ये नहीं कि बंटी जो है वो घर दारू पीकर आएगा, नहीं। बंटी नशा करके घर आता था। तो आता था मतलब रोज आता था ना। जैसे कोई कहे मैं हर महीने 15,000 रुपये कमाता हूँ, तो मैं हर महीने कमाता हूँ ना सर। जैसे कोई कहे मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ, तो मैं रोज उठता हूँ ना। वैसे ही जब आपने कहा कि बंटी ड्रिंक करके घर आता था, तो रोज आता होगा ना। बंटी ड्रिंक करके घर आता था, ये पास्ट टेंस की हैबिट्स की बात है। आप चाहें तो यूज टू लगा दे, बंटी यूज टू कम होम ड्रंक। कैसे? बंटी यूज टू कम होम ड्रंक। लेकिन अगर वो होगा तब तो आप सबको मालूम ही है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि वुड और V1, WOULD, वुड और V1
के माध्यम से भी पास्ट की हैबिट्स को मेंशन किया जा सकता है, उनका जिक्र किया जा सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो बंटी ड्रिंक करके घर आता था एट नाइट, रात में, ओनली टू फॉल स्लीप, सिर्फ सोने के लिए। दिन भर इधर उधर रहता था, रात में दारू पीने आता था, पीकर आता था, क्यों? सोने के लिए, खाली सोने के लिए। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। प्रॉब्लम ये है कि फॉल के बाद जो स्लीप आया है वो गलत है। कैसे? फॉल एक वर्ब है, जोर से बोलिए, फॉल एक वर्ब है। अब वर्ब के बगल में स्लीप नाम का नाउन आ गया। वैसे तो स्लीप भी वर्ब होती है, लेकिन जब स्लीप के पहले ही वर्ब आ गई है तो अब स्लीप कैसे वर्ब बची? मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब स्लीप एक नाउन हो गया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा WOWALK, वॉक एक वर्ब है। एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, अब सबको मालूम होगा कि वॉक एक वर्ब है, बिल्कुल सही बात है। वॉक से वॉकिंग भी बन जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, तो अब इसमें वॉक एक नाउन है, क्योंकि इसमें वर्ब के तरीके से गो आ तो चुका है। तो फॉल एक वर्ब है, स्लीप एक नाउन है। नियम के मुताबिक वर्ब के तुरंत बाद सीधे नाउन नहीं आता। ऐसा हो तो बीच में कोई प्रेपोजिशन आना चाहिए, या फिर वर्ब के बाद नहीं, नाउन नहीं आता, बल्कि वर्ब के बाद उसकी विशेषता बतलाने के लिए क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब आता है। तो या तो आप फॉल के बाद जो स्लीप लिखा उसे एडवर्ब में कन्वर्ट कर दीजिए, और या तो फिर फॉल और स्लीप के बीच में प्रेपोजिशन लगा दीजिए। कैसे? अगर एडवर्ब में बदलना चाहते तो फॉल अस्लीप करिए, स्लीप के आगे ए लगा दीजिए, ये फट से एडवर्ब बन जाएगा। या तो फिर आप इसे फॉल टू स्लीप कर दीजिए, फॉल टू स्लीप। फिर से सुन लीजिए, फॉल एक वर्ब है, स्लीप उसके बगल में बैठा एक नाउन है। नियम के मुताबिक वर्ब के तुरंत बाद नाउन आना प्रायः गलत होता है। ऐसे में या तो बीच में प्रेपोजिशन आना चाहिए, मतलब फॉल टू स्लीप, या तो फिर उस नाउन को एडवर्ब में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद एडवर्ब भी आता है ना। तो फॉल अस्लीप कर दीजिए, स्लीप का एडवर्ब अस्लीप होगा। तो इस तरीके से कॉमन एरर्स वाला ये सेक्शन ओवर हो जाता है। देखिए काफ़ी समय लग रहा है, पर आप यूँ समझ लें कि इससे तेज़ अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, इससे तेज़ अगर मैं कोशिश करूँगा तो। हाँ, इसी रफ्तार से ही पढ़ाना मुझे आता है, और आप में से भी मैक्सिमम लोग इसी स्पीड के साथ समझ सकते हैं। तेज़ होगी रफ्तार तो बड़ी आफत हो सकती है आप लोगों के लिए। चलिए अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का डिस्कशन करेंगे। कुछ इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं और कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन देखिए, गॉड इज, ऑप्शंस हैं इमैनेंट, मॉर्टल, इमिनेंट और परसिस्टेंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमैनेंट, क्योंकि इमैनेंट का मतलब है समथिंग दैट लाइज एवरीवेयर, जो हर जगह मिले आपको। यूबिक्विशियस जिसको कहा जा सकता है, यूनिवर्सल जिसको कहा जा सकता है। अगर मैं ओमनी प्रेजेंट बोल दूं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओमनी प्रेजेंट और इमैनेंट एक दूसरे के सिनोनिम हैं। अब ईश्वर को लेके आप क्या कहेंगे? क्या ईश्वर नश्वर है? बी ऑप्शन में जो मॉर्टल लिखा हुआ है उसका मतलब तो जिसकी मृत्यु हो सकती है, जो नश्वर हो, ये तो मैन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यू मस्ट हैव हर्ड द फ्रेज कॉल्ड मैन इज मॉर्टल, तो वो तो यहाँ नहीं हो सकता। गॉड की बात की जा रही, गॉड तो नश्वर नहीं होता। गॉड की प्रॉपर्टी है कि वो सर्वशक्तिमान होता है, सब कुछ जानता है और हर जगह विद्यमान होता है, सर्व विद्यमान जिसको कहा जा सकता है। गॉड इज इमैनेंट। इमैनेंट का मतलब ही होता है यूनिवर्सल, यूबिक्विशियस। इमिनेंट नहीं होगा। इमिनेंट का मतलब जो चीज़ होके रहेगी, कहीं लिख लीजिएगा। इमिनेंट का मतलब है दैट इज सर्टेन, जो सर्टेन है, दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस, दैट इज अबाउट टू हैपन, उसको इमिनेंट कहा जाता है। और इमिनेंट अच्छी चीज़ नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इमिनेंट अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे आप बादल को देख करके कह रहे हैं पक्का आंधी आएगी। अब जब आंधी आएगी तो वो कोई सुखद अनुभव तो होगा नहीं, उससे छप्पर उड़ जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे, यातायात बाधित हो जाएगा। तो जो चीज़ इमिनेंट है वो हो के रहेगी
अबाउट टू टेक प्लेस है और वो प्रायः नेगेटिव है, वो आपके बेनिफिट में नहीं आने वाली है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे किसी की जीत तय है ये इमिनेंट नहीं है, पर कहा जाए किसी की पराजय तय है तो ये जरूर इमिनेंट है, जिससे कुछ नेगेटिव का आभास हो वो इमिनेंट है। और परसिस्टेंट का मतलब तो जिद्दी से भी हो सकता है कई बार। तो सही आंसर मिल गया आपको। 12 पे पहुंचिए। देयर इज नो हिंड्रेंस टू हिज गोइंग देयर। हिंड्रेंस के साथ टू आना चाहिए। पीछे के एक सेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे इनिमिकल हो गया, डिजास्ट्रस हो गया, डिलीटीरियस हो गया, इंजूरियस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, तो इन सब के साथ प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। तो हिंड्रेंस के साथ टू लगाइए, तो वहाँ उसके जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। हिंड्रेंस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंदी में कहा जाए तो समस्या अथवा बाधा। 13 को पढ़िए। द रूलिंग पार्टी फेल्ड। रूलिंग पार्टी का मतलब है सत्ताधारी दल। फेल्ड टू, अब ऑप्शंस हैं पोलराइज, मोबिलाइज, मस्टर और मास्टिकेट। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सेंटेंस है। सिर्फ ये सेंटेंस ही अच्छा नहीं है, इसके चारों ऑप्शंस बहुत स्टैंडर्ड हैं। कैसे समझेंगे? आगे बढ़िए। अ मेजॉरिटी अमंग मेंबर्स ऑफ द सीनेट। सीनेट आप जानते ही हैं, सदन को या संसद को कहा जा सकता है। तो जो सत्ताधारी दल था वो संसद के सदस्यों के बीच में मेजॉरिटी को नहीं बना पाया। बहुसंख्यता में क्या कहते हैं मेजॉरिटी को, मुझे हिंदी नहीं आती, मतलब सरल शब्दों में आप समझिए कि जो रूलिंग पार्टी थी, जो सत्ताधारी दल था, वो किसी मामले पर कोई बिल पास कराना होगा तो मेजॉरिटी चाहिए होगी, तो मेजॉरिटी नहीं जुटा पाई। अब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जुटाना, उसको मस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्टर। सपोर्ट को जुटाना, मेजॉरिटी को जुटाना, भीड़ को जुटाना, मस्टर करना। जैसे अभी देखिए ना, पीएम केयर फंड में पैसे डोनेट किए जा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो पैसे इकट्ठा कर रही है ना, तो वो मस्टर कर रही है, जिसको कलेक्ट, असेंबल, गैदर भी कहा जा सकता है। सिक्योर या प्रोक्योर भी कहा जा सकता है। पोलराइज नहीं होगा। पोलराइज एक नेगेटिव वर्ड है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, लोगों को बांटना यहाँ पर होता, अलग अलग धड़े में बांट देना। और मोबिलाइज का मतलब इस तरीके से नहीं होता कि आप इस तरीके से समर्थन जुटा रहे, नहीं। मोबिलाइज करने का मतलब है लोगों में एक अवेयरनेस फैलाना, लोगों को सचेत करना, जागरूक करना, अपनी बात जनमानस तक पहुंचाना, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। आप ध्यान से देखिए, मोबिलाइज में MOB गिवन है। MOB का रिलेशन मोबिलिटी से होता है, मूवमेंट से हो सकता है। इसी से मोबाइल बनता है, मोबाइल फोन्स वाला। इसी से मोबिल ऑयल बनता है, इसी से मोबिलाइजेशन बनता है, इसी से मॉब बनता है, इसी से मोबिलिटी भी बनता है। तो मोबिलाइज करने का मतलब है लोगों को अवेयर करना, आगे बढ़ाना। पॉजिटिव वर्ड है ये। मस्टर मैंने बता ही दिया, सपोर्ट को इकट्ठा करना, जुटाना, भीड़ इकट्ठा करना, मस्टर करना। और मास्टिकेट का मतलब होता है चबा जाना, खा जाना, जिसे आप रिमिनेट भी कह सकते हैं, स्वॉलो या डाइजेस्ट भी कह सकते हैं, खाना अथवा पचाना। तो किसी बिल विशेष पर जो रूलिंग पार्टी थी वो लोगों की मेजॉरिटी को नहीं बना पाई। समर्थन लोगों का, सांसदों का समर्थन जो है वो नहीं जुटा पाई, तो सपोर्ट को वो मस्टर नहीं कर पाई। तो ये थे तीनों फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे हिसाब से सभी अच्छे थे। आपने 11 में इमैनेंट का मीनिंग पढ़ा, और ख़ास बात है इमिनेंट का मीनिंग पढ़ा। दो बहुत अच्छे वर्ड्स वहाँ पर आपने पढ़े। हिंड्रेंस के साथ टू लगता है, ये पढ़ा। और 13 में तो आपने चारों वर्ड्स बहुत अच्छे पढ़े, चाहे वो पोलराइज हो, चाहे वो मोबिलाइज हो, चाहे मस्टर हो या फिर मास्टिकेट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पहला क्वेश्चन है। देखिए, देयर आर 2 पेन्स, 2 कलम है हेयर यहाँ पर, एंड बोथ राइट्स वेल। देयर आर 2 पेन्स हेयर एंड बोथ राइट वेल। और फिर ऑप्शंस हैं, बोथ हैव रिटन वेल, ईदर राइट वेल, और सी ऑप्शन ईदर राइट्स वेल। अब इसका जो सही आंसर है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर आप
जो गिवन है उसको चूज करते हैं, बोथ राइट्स वेल। तो आपको मैं बता दूं कि बोथ तो एक प्लूरल वर्ड हो गया, और प्लूरल वर्ड के साथ तो सिंगुलर वर्ब नहीं आनी चाहिए ना, प्लूरल आनी चाहिए। जब राइट में एस ई एस लग जाएगा तब तो वो सिंगुलर हो जाएगी। शायद आपको मालूम हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस ई एस लगाया जाता है। अब प्लूरल हो तो नहीं लगाया जाता है। अब बोथ एक प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर राइट में भी एस लगा हुआ, तो ये गलत है। बोथ हैव रिटन का कोई मीनिंग नहीं आएगा, हैव और बोथ का पेयर तो बन जाएगा। बोथ भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल कहा जा सकता है, लेकिन बोथ हैव रिटन वेल का मतलब है दोनों ने अच्छा लिखा है, नहीं। आपको ऐसे कहना चाहिए कि दो कलम रखे हैं यहाँ पर और दोनों ही बढ़िया चलते हैं, चलते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिए ना। अब बी और सी में चॉइस है, आपको बी और सी में चूज करना है। और डिफरेंस कैसा है, एक में ईदर के बाद राइट लिखा है और दूसरे में ईदर के बाद राइट्स लिखा है। तो सुनिए, अनलाइक बोथ, ईदर सिंगुलर है, बोथ कैसा था, प्लूरल था, और ईदर सिंगुलर है, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि बी में ईदर सिंगुलर है और मेन वर्ब में एस ई एस लगा नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के मुताबिक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस ई एस लगना चाहिए ना, तो ईदर राइट्स वेल हो जाएगा, ईदर सिंगुलर और फिर राइट में एस ई एस भी लग गया, मीनिंग थोड़ा सा बदल गया। अगर बोथ चलता तो होता कि दोनों ही बढ़िया चलते हैं, लेकिन जब ईदर है तो मीनिंग हो गया कि दो कलम यहाँ रखे हैं और इनमें से कोई एक अच्छा चलता है। ईदर दोनों की बात नहीं करता, ईदर दोनों में से किसी एक की बात करता है। बहुत से लोग ईदर को आइदर भी कहते हैं, अपना अपना तरीका है। हाँ, तो ईदर राइट्स वेल, सी ऑप्शन होगा। 15 को पढ़िए, ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन से कूद गया, यही तो मीनिंग हुआ, वो ट्रेन से कूद गया। वाइल, जबकि या जिस वक्त, इट हैड बीन रनिंग। सर अगर हैड बीन रनिंग आप कर देंगे तो हैड बीन रनिंग तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया ना, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उसके बाद सिंस या फॉर लगा करके टाइम भी तो आना चाहिए। जैसे इट हैड बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, या इट हैड बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग या फॉर 3 आवर्स कहाँ लिखा हुआ है। तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तब तक नहीं जा सकते जब तक सिंस या फॉर के साथ टाइम नहीं दिया है। तो ये जो लिखा है गलत है, और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बस टेंस बदल गया। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हैड बीन रनिंग सेंटेंस में जो लिखा हुआ है, और जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है हैज बीन रनिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो है ना, और इसी वजह से सिंस या फॉर की ज़रूरत है, वो है नहीं। आपको ऑप्शन नंबर बी भी नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि बी रैन का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वो चली। आपको ऑप्शन नंबर सी को चूज करना चाहिए, वॉज रनिंग। क्यों? क्योंकि जो बीच में आपने सेंटेंस के कंजंक्शन वाइल का यूज किया है, वाइल का मतलब होता है जिस वक्त, जिस दौरान, जिस समय या जबकि। तो क्या हिंदी आएगी, वो व्यक्ति ट्रेन से कूदकर भागे या कूद गया। कब कूदा होगा? जब ट्रेन चल रही थी, जिस वक्त या जिस दौरान ट्रेन चल रही थी। जब ट्रेन चल रही है तो फिर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही तो चूज करना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपने अपने आंसर्स मार्क करते हुए चलिए। इस स्लाइड में जो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 हैं, ये सिनोनिम्स पे बेस्ड हैं। मैं समझाऊंगा, आप समझिएगा, और जहाँ जहाँ आवश्यकता लगे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जो पहला वर्ड है वो है मोनोटोनस, मीनिंग होता है इसका बोरिंग। जो चीज़ उबाऊ हो, पकाऊ हो, जो बोरिंग हो। मोनोटोनस में दो रूट वर्ड आए हैं, एक है मोनो और दूसरा है टोन। MONO मोनो का मतलब होता है वन, और TON टोन का मतलब होता है आवाज़। जब एक ही जैसी आवाज़ आपको देर तक सुनाई पड़ेगी तो आप ऊब भी तो सकते हैं, बोर भी तो हो सकते हैं। बस यहीं से बन जाता है मोनोटोनस। मोनोटोनस होने का मतलब है समथिंग दैट इज़ टेडियस, बोरिंग, उसको मोनोटोनस कहा जा सकता है। आपको इसका सही सिनोनिम चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, कुम्बरसम। कुम्बरसम का मतलब ही होता है जो चीज़ बोरिंग हो, बहुत ज़्यादा
टायरसम हो, वियरीसम हो, थकाने वाली एक तरीके से, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। जो चीज़ें आपको थका दें वो इंटरेस्टिंग कहाँ लगेंगी, वो बोरिंग ही तो हो सकती हैं। तो इस तरीके से मोनोटोनस का मीनिंग और उसका सिनोनिम मिल जाता है हमें। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ होली, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा, इस तरीके से। फिर सी आता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस होने का मतलब होता है फ्री। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, जो इंडिपेंडेंट है एक तरीके से, जो आज़ाद है, जो अपने आप पर पूरा अधिकार रखता है, जो अपनी मर्जी का मालिक है, वो ऑटोनॉमस है। लस्टी चरित्रहीनता से हो सकता है, लस्टफुल होना, है ना, मतलब अभद्र होना जिसको कहा जा सकता है, वल्गर होना, ऑब्सीन होना, इस तरीके से। 17 देखिए कैकोफोनस। कैकोफोनस में भी थोड़ा थोड़ा मोनोटोनस जैसा ही है, थोड़ा अंतर बस ये है कि मोनोटोनस बोरिंग था, कैकोफोनस का मतलब कर्कश हो सकता है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी दो रूट वर्ड है, एक फोन, जिस तरीके से टोन का मतलब आवाज़ से होता है, ठीक उसी प्रकार PHON फोन का मतलब भी तो साउंड से होता है। अभी आप ही बताइए, फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं इनका वास्तविक पर्पज़ क्या है, बात करना, सुनना, ये तो नहीं है वीडियो देखना इसका बेसिक पर्पस हो, नहीं। तो फ़ोन मतलब आवाज़ से हो सकता है। और कैको का मतलब खराब, किससे हो सकता है, खराब। एक वन वर्ड है कैकोग्राफी या कैकोग्राफर, खराब लिखने वाले व्यक्ति को, जिसकी राइटिंग बहुत खराब हो, उसे कैकोग्राफर कहा जा सकता है। तो कैकोफोनस एक ऐसी आवाज़ जो कानों को चुभ रही हो, मतलब बहुत ही खराब आवाज़, कर्कश आवाज़ जिसको कहा जा सकता है, कैकोफोनस। तो उसका सही सिनोनिम ऑप्शन नंबर ए में लिख गिवन है, रॉकस। रॉकस का मतलब भी होता है हार्श साउंड, है ना, बहुत ही तीखी आवाज़ जो कि अच्छी ना लगे। अब बी ऑप्शन टिमिड, डरपोक को कहा जा सकता है ना, जो डर जाए बहुत जल्दी से, उसको कह सकते हैं। सी में जो नेबुलस लिखा हुआ, नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर, अनसर्टेन, ओपेक अथवा वेग, जो कुछ भी अस्पष्ट हो। जो लोग समझना चाहते ध्यान से सुने। नेबुलस नेबुल से बना हुआ है, NEBUL। नेबुल का मतलब मिस्ट से होता है, धुंध से, धुएं से, फॉग से होता है। भाप से हो सकता, भाप हो गई, धुंध हो गया, धुआं हो गया, कोहरा हो गया, इन सब का एक ही तो लक्षण है, यही कि इनके आ जाने पर चीज़ें दिखनी बंद हो जाती, विजिबिलिटी पे एक बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। तो नेबुल का मतलब जो चीज़ देखने में स्पष्ट ना लग रही हो। शायद आप सबको मालूम हो कि जब छोटे छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो डॉक्टर्स नेबुलाइज करने को बोलते हैं ना, नेबुलाइजेशन कराने की ज़रूरत है। कैसे होता है, बच्चे को भाप ही तो दी जाती है, और जब भाप दी जाएगी तो दिखेगा नहीं ना, तो वहीं से आया नेबुलस, अस्पष्ट, अनसर्टेन। लीनियंट का मतलब बहुत ही जेनरस से हो सकता है, उदार से हो सकता है। 18 को देखिए, आर्टिकुलेट। मैंने पीछे रूट वर्ड्स की जो क्लास ली है, जो रूट वर्ड्स का सेशन मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें 8 रूट वर्ड पढ़ाया है, 8 आर्टिकुलेट बताया था। आर्टिकुलेट उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना जानता हो, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बात को सामने वाले के आगे रख सकता हो, जिसे आप आउटस्पोकन भी कहते हैं। आउटस्पोकन, जो अपनी बात को खोलकर रख सकता हो। तो इसका सही आंसर बी में गिवन है, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब भी होता है स्पष्ट वक्ता, जो अपनी बात को ढंग से कह सकता है। ध्यान से देखते रहिए, इलोक्वेंट में एलोक्यू दिख रहा है आपको, एलोक्यू एक रूट वर्ड है, लिखते रहें, जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ ये खास है। रूट वर्ड जिसका मतलब बोलने से होता है, शायद मालूम हो, इसी से सर लोकेशियस बनता है, लोकेशियस बातूनी को कहा जा सकता है। इसी से सोमनीलोक्वेंट बनता है, सोमनीलोक्वेंट जो नींद में बोले, हाँ, इसी से सोलिलोक्वी भी बनता है, स्वयं से बातें करना। तो LOQ का मतलब डायलॉग से, कन्वर्सेशन से, टॉक से हो सकता है, बातचीत करने से। तो आर्टिकुलेट जो आउटस्पोकन हो, इलोक्वेंट भी जो अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखना जानता हो। हाँ, तो ये इसका सही मीनिंग हो गया। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, बाकी वर्ड्स भी हैं। हाँ, बोरिश का मतलब अनसिविलाइज्ड से हो सकता है, अनकल्चर्ड से हो सकता है, असभ्य जिसको बोल सकते हैं। स्लेविश, ध्यान से देखिए, स्लेव से बना हुआ, स्लेव का मतलब है गुलाम। तो स्लेविश जो सबमिसिव हो, जो सबसर्विएंट हो, है ना, उसको स्लेविश कह सकते हैं। और जो डी में अनस्टेडी गिवन है, अनस्टेडी स्टेडी से बना हुआ, स्टेडी का मतलब है सतत,
स्टडी का क्या मतलब है? सतत। आपने कहावत नहीं पढ़ी है, सुनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना? धीरे धीरे चले लेकिन लगातार चले तो आप रेस जीत सकते हैं। तो स्टडी होने का मतलब परसिस्टेंट होने से हो सकता है, कॉन्टिन्यूस होने से हो सकता है, रेगुलर होने से हो सकता है। तो जो चीज़ें अनस्टडी हैं वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है, इंटरमिटेंट है, रुक रुक के हो सकती हैं। 19 देखिए, स्कटल। स्कटल का मतलब है चीज़ों को रोक देना, गिरा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रेक कर देना, डैमेज कर देना, किसी की मूवमेंट को प्रभावित कर देना। स्कटल मतलब चीज़ों को रास्ते में ही रोक देना, स्कटल। आपको इसका सिनोनिम चाहिए, सबोटेज हो जाएगा। सबोटेज का मतलब भी डिस्ट्रॉय करने से हो सकता है, नुकसान पहुंचाने से हो सकता है। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, रफल। रफल का मतलब डरने अथवा घबराने से हो सकता है, छटपटाने से हो सकता है, फड़फड़ाने से हो सकता है। मैनूवर छद्मवेश को कहा जा सकता है कि आप हैं कुछ और, दिख कुछ और रहे हैं। और एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड रुकिए जरा, आप सभी लोग, गला सूख रहा है। तो जो लैम्बास्ट वर्ड है, लैम्बास्ट का मतलब है किसी पर बहुत तेजी से भड़क जाना, गुस्सा करना जिसको कहते हैं। रुकिएगा, मैं पानी पी लूं। लैम्बास्ट मतलब भड़कना किसी पर, लैम्बास्ट एट समबडी। एक फ्रेज होती लैश आउट एट, ये उसी का सिनोनिम है। फिर 20 को भी पढ़ लीजिए, असेंड। असेंड ग्रोथ के लिए हो सकता है, और ग्रोथ का मतलब है ऊपर की ओर बढ़ना, तरक्की करना, ऊंचाई पर चढ़ना। तो असेंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लाइंब हो जाएगा। क्लाइंब का मतलब ही होता है ऊंचाई पर चढ़ना। तो ये इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। देखिए, ले का मतलब है रखना, किसी चीज़ को रखना। आपने अपना फ़ोन टेबल पे रख दिया तो यू लेड योर फोन ऑन द टेबल, है ना? कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ये पूछा जाता है, ले हो गया, लाई हो गया। समय आने पर बताऊंगा मैं, आप परेशान ना हो। सी को देखिए, वीकेंड, कमज़ोर बना देना। नलीफाई, नल का मतलब ज़ीरो से होता है। कंप्यूटर में नल पॉइंटर एक्सेप्शन की एरर आती है। नल का मतलब ही होता है ज़ीरो। आपने ईडीएम भी तो पढ़ा होगा, नल एंड वॉइड, खोखला, खाली, बेकार। तो चीज़ों को नलीफाई करने का मतलब है उन्हें इनएक्टिव या निष्क्रिय बना देना। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, अब एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 जो कि एंटोनिम्स पे बेस्ड है, इन्हें समझते हैं। पहला वर्ड है कोलोसल। अब कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, मैसिव, विशालकाय जिसको कहा जा सकता है। जाइजेंटिक भी बोल सकते हैं, एनॉर्मस बोल सकते हैं, मैमथ बोल सकते हैं, वॉल्यूमिनस बोल सकते हैं, एलिफेंटाइन भी कह सकते हैं। तो जो कोलोसल है वो बहुत ह्यूज है। आपको एंटोनिम चाहिए, टीनी को चूज करिए, जो सी ऑप्शन है। स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, टिनी भी होता है और टीनी भी होता है, TINY भी होता है और TEENY भी होता है। तो ये इसका एंटोनिम हो गया स्मॉल, जिसे आप माइन्यूट, मिनिएचर, मिनिस्क्यूल भी कह सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, सम्पचुअस का मतलब है ग्रांड, मैग्निफिसेंट, भव्य जिसको कहा जा सकता है। रस्टिक का मतलब अभी अनसिविलाइज्ड से हो सकता है, जो अनकल्चर्ड है उसको कहा जा सकता है रस्टिक। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हाँ, अभी शायद मैंने पीछे वाली स्लाइड में एक वर्ड पढ़ाया था, क्या था? बोरिश। हाँ, बोरिश था वो वर्ड। तो वैसे ही रस्टिक भी होता है, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड एक तरीके से। अनकाउथ का मतलब चिड़चिड़ा से हो सकता है, चर्लिश बोल सकते हैं ना, पेस्टिलेंट बोल सकते हैं, जो दुष्ट हो उसको भी अनकाउथ कहा जाता है। 22 को देखिए, ऑप्रोब्रियम लिखा है। ऑप्रोब्रियम का मतलब है इंसल्टिंग वर्ड्स, डिफेमेटरी वर्ड्स, डेरोगेटरी वर्ड्स, जिसमें आपकी बुराई की जा रही हो, आपकी आलोचना, आपकी निंदा की जा रही हो। आपको ऑपोजिट चाहिए ना, एडुलेशन को चूज करिए, ऑप्शन नंबर ए। एडुलेट से बना, एडुलेट मतलब खुशामदीद करना, खास तौर पे चापलूसी करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, जिसे फ्लैटरी भी कहा जा सकता है। सुन रहे हैं? साइकोफैंसी भी कहा जा सकता है। तो एडुलेशन प्रशंसा करना, एक्सक्यूज मी, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इग्नोमिनी, बेइज्जती। इग्नोमिनी का मतलब है डिसग्रेस, डिसग्रेस, डिफेम जिसको कहा जा सकता है। तो बेइज्जती तो ऑप्रोब्रियम का सिनोनिम हो जाएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। मिस्ट्री का मतलब रहस्य है। ऑगमेंटेशन का मतलब प्रेडिक्शन से हो सकता है, आगे की भविष्यवाणी बताना, कुछ इंडिकेशन देना, किसी प्रकार का कोई मैसेज देना, उसको ऑगमेंट करना कहा जा सकता है। प्रेडिक्शन या फिर
इंफॉर्मेशन, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ऑप्रोब्रियम मतलब निंदा, एक तरीके से इंसल्टिंग वर्ड्स, बेइज्जती वाले शब्द। तो एडुलेशन हो जाएगा प्रशंसा। अब 23 को पढ़िए। ऑफस्केट, ऑफस्केट का मतलब होता है चीज़ों को और कंफ्यूजिंग बना देना और गुमराह कर देना। ऑफस्केट करने का मतलब है कोई चीज़ पहले से ही कम समझ में आ रही हो उसे और उलझा देना और उसे पेचीदा बना देना। मेक समथिंग इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, मेक समथिंग इवन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, मेक समथिंग इवन मोर कॉम्प्लेक्स। ऑफस्केट, गुमराह कर देना, एक तरीके से पेचीदा बना देना। एंटोनिम चाहिए, याद रखिए, तो क्लैरिफाई को चूज करिए, डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है यही इसका सही आंसर है। जो 23 का ए ऑप्शन रस्टिकेट लिखा हुआ है, रस्टिकेट का मतलब तो होता है बर्खास्त कर देना। शायद मालूम हो स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे अनुशासन तोड़ते हैं, जो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें रस्टिकेट कर दिया जाता है। हाँ, वैसे तो लोग उसे रेस्टिगेट बोलते हैं, पर आप गलत बोलते हैं अगर ऐसा कहते हैं। रेस्टिगेट कोई वर्ड नहीं होता। द राइट वर्ड, द करेक्ट वर्ड इज रस्टिकेट। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब है दूर करना, कंफ्यूजन को दूर करना, डिस्पेल, या तकलीफों को दूर करना, डिस्पेल करना कहा जा सकता है। कुछ हद तक ये भी सिनोनिम हो सकता है, लेकिन चूंकि ऑब्फस्केट का मतलब है चीज़ों को और कंफ्यूजिंग बना देना, और क्लैरिफाई का मतलब है उन्हें स्पष्ट कर देना, तो एंटोनिम यही होगा। हाँ, डिस्पेल को ना चूज करिएगा। हाँ, डिस्पेल वर्ड को अलग लिख लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिलर्स में डिस्पेल वर्ड बहुत पूछा जाता है। किसी के कंफ्यूजन को ख़त्म कर देना, डिस्पेल कर देना। जैसे कि आपको मैथ्स के किसी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो, फिर आपने यूट्यूब पर किसी टीचर का वीडियो देखा, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उस रूल को, उस डेरिवेशन को समझाया, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को क्लियर किया कि आपके मन में जो कंफ्यूजन था, जो मिसकंसेप्शन था, जो डाउट्स थे, वो डिस्पेल हो गए, दूर चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं? कॉजिटेट, सी ऑप्शन, मंथन करना, विचार करना, चिंतन करना, जिसे कंटेम्पलेट कह सकते हैं, पॉन्डर कह सकते हैं, और मेडिटेट कह सकते हैं। विचार करना, चिंतन करना, कंटेम्पलेट, मेडिटेट, पॉन्डर, ये सारे वर्ड्स कॉजिटेट के सिनोनिम में आ जाएंगे। रूमिनेट भी एक वर्ड होता है, वो भी आ सकता है, RUMINATE। 24 को देखिए, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब खुशी से हो सकता है, सुख से, उत्साह से, जश्न से हो सकता है। ट्रायम्फ कई बार जीत की तरफ भी ले जाता है, और जीत खुशी ही तो देती है, जीत किसी प्रकार का दुख तो देती नहीं है। तो जो ट्रायम्फ वर्ड है उसका मतलब खुशी से है। आपको ऑपोजिट चाहिए तो सॉरो को रख लीजिए, सॉरो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ए ऑप्शन में इस्टेब्लिश का मतलब चीज़ों को तैयार करने से हो सकता है, स्थापित करना हो सकता है। डिसडेन का मतलब नफरत करने से हो सकता है। डिसडेन करने का मतलब है किसी को नीचा समझने, जिसे आप कंटेम्प्ट भी कह सकते हैं। इलेशन का मतलब उत्साह अथवा खुशी से हो सकता है। अगर आपको ट्रायम्फ का सिनोनिम चाहिए होता तो डी ऑप्शन को ही चूज करते, इलेशन। बट सिंस यू आर लुकिंग फॉर एंटोनिम, तो आप बी को चूज करिए, इलेशन मतलब खुशी। फिर 25 देखिए, डेसिक्रेट, बहुत बढ़िया वर्ड है। डेसिक्रेट का मतलब है किसी को अपवित्र बना देना, गंदा कर देना, मैला कर देना। डेसिक्रेट करने का ये मतलब है, अपवित्र कर देना, डेसिक्रेट। तो आपको ऑपोजिट चाहिए, सैंक्टिफाई को चूज करिए। सैंक्ट से बना SANCT, सैंक्ट का मतलब ही होता है होली या पवित्र, इसी से सैंक्टिमोनियस बनता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? और सैक्रोसैंक्ट बनता है, सैक्रोसैंक्ट। अभी कुछ वक्त पहले आर्टिकल 370, हाँ, आर्टिकल 370 की बात आई थी, तो कांग्रेस लीडर शशि थरूर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आई नेवर सेड दैट आर्टिकल 370 वॉज सैक्रोसैंक्ट। तो सैक्रोसैंक्ट मतलब जो बिल्कुल सही है, जिसमें कहीं कोई खामी नहीं है। तो सैंक्ट एक रूट वर्ड हो सकता है, फिर से सुन लीजिए, सैंक्टिमोनियस, सैक्रोसैंक्ट, और सैंक्टिफाई तो है ही। मैं लाइव चैट में देखते रहिए, मैं जो है और वर्ड साथ साथ में लिखता रहता हूँ, तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोफेन का मतलब गंदा अथवा मैला हो सकता है। बिफूल, बेवकूफ़ बनाना। डिफेम भी गंदा करना। अगर आपको सिनोनिम चाहिए होता तो डेसिक्रेट का सिनोनिम जो है डिफेम हो सकता था। फेम का ऑपोजिट है, फेम का मतलब फेमस, प्रसिद्ध, अच्छा, और डिफेम का मतलब है किसी चीज़ को मैला करना, गंदा करना, कीचड़ उछालना। तो डेसिक्रेट अशुद्ध कर देना। डेसिक्रेट से कॉन्सिक्रेट का ऑपोजिट है। कॉन्सिक्रेट का मतलब है किसी चीज़ को पवित्र बनाना,
और डेसिक्रेट का मतलब है अपवित्र बना देना, है ना। रिलीजियस केसेस में, रिलीजन वाले मामलों में बहुत यूज़ होता है। रिलीजियस पीपल के केस में जो साधु संत, मौलाना, पादरी, पोप, ये लोग, दलाई लामा, ये लोग होते हैं, इनके लिए कॉन्सिक्रेट वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 जो कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है, इन्हें देखते हैं। पहला ईडियम लिखा विल और द विस्प, विल और द विप्स, विल और द विस्प, इसका ये प्रोनाउंसिएशन है और इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी ऑब्टेन्ड और अटेन्ड, मतलब जिसे अचीव करना, जिसे हासिल करना लगभग असंभव हो, ये मीनिंग है विल और द विस्प का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। आप इसे समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में दोपहर के समय आप सड़क पे जा रहे हैं और दूर आपको परछाई की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से लगता है जैसे कि पानी भरा हुआ है, फिर आप करीब जाते हैं पर वहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ सड़क होती है, फिर से दूर आप देखते हैं आपको ऐसे ही पानी भरा हुआ नज़र आता है, फिर आप करीब जाते हैं कुछ नहीं। तो ये है विल और द विस्प, कुछ है ही नहीं तो उसे आप अचीव कैसे करेंगे। वास्तविक मीनिंग इसका ये है, समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी अचीव्ड। इसका सिनोनिम इंटैंजिबल भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका ऑप्शन नंबर सी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, टू स्पेंड मनी रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब लापरवाही से हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च किया जाए। अब आप 27 को देखिए, 27 पे जो ईडियम है वो है गो थ्रू फायर एंड वाटर, जिसका मतलब है हर संभव कोशिश करके देखना, धरती आसमान एक करके देख लेना, मतलब हर प्रकार से प्रयास करना, दुनिया भर के सभी चैलेंजेस को उठाने के लिए तैयार रहना। तो टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जब आप कुछ भी करने को तैयार हो या फिर तमाम प्रकार से संघर्ष करने को तैयार हो। अगले ईडियम को पढ़ते हैं, ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स का मतलब है जो थोड़ा सा स्किल्ड पर्सन हो, खास तौर पे गार्डनिंग में। ग्रीन का मतलब पेड़ पौधों की हरी पत्तियों से हो सकता है। ग्रीन फिंगर्स का मतलब है अ स्किल्ड गार्डनर, समबडी हु इज स्किल्ड इन गार्डनिंग, जो पेड़ पौधों को उगाने में थोड़ा सा माहिर हो, उसको ग्रीन फिंगर्स कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आप 29 नंबर को देखिए, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब है जो डरपोक हो, जो बहुत ज़्यादा डरता हो। देखिए चिकन वर्ड से दो इडियम बनते हैं, एक चिकन हार्टेड और एक चिकन आउट। चिकन आउट का मतलब भी होता है डर के पीछे हट जाना, और चिकन हार्टेड का मतलब भी होता है बहुत ही घबराया हुआ, डरा हुआ व्यक्ति। और जो व्यक्ति डरा हुआ, घबराया होगा, वो बहादुर कहाँ हो सकता है, वो तो कायर ही हो सकता है ना। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब 30 को पढ़िए, आखिरी जो ईडियम है उसे देखिए, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब है एन इम्पॉर्टेंट डे, जो महत्वपूर्ण दिन हो, जिसका अपना एक महत्व हो, जिसे आप हिस्टोरिक भी कह सकते हैं। तो इसका सही मीनिंग है सिग्निफिकेंट डे। रेड लेटर डे का जो सही मीनिंग है वो सी में लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट डे, यानी कि महत्वपूर्ण या फिर इम्पॉर्टेंट डे को रेड लेटर डे कहते हैं। इसे आप कैसे समझेंगे तो सुनिए, हमारे आपके घरों में जो कैलेंडर होता है उसमें डेज, खासतौर पे जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती है, जैसे कि जो संडे होता है वो अलग कलर में होता है, बाकी वीक डेज अलग कलर में लिखे रहते हैं जो उनकी डेट्स होती हैं। साथ ही साथ जो हॉलीडेज होते हैं, जैसे मकर संक्रांति हो गई, ईद हो गया, दिवाली, होली, 26 जनवरी, ये सब तारीखें जो होती हैं, इन सब त्योहारों की जो तारीखें होती हैं उन अल्फ़ाबेट्स को रेड कलर में लिखा जाता है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इसीलिए इनके अल्फ़ाबेट्स को, इनके लेटर्स को रेड कलर से लिखा गया है। तो कैलेंडर में जो डेट्स, जिनमें जो लेटर्स होते हैं जो रेड कलर से लिखे जाते हैं, उसी से बना है ये ईडियम रेड लेटर डे। चलिए अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, जो अगला सेक्शन है उसे देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 को देखते हैं, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और रीअरेंजमेंट पे बेस्ड है। 31 वन वर्ड है, देखिए, द पावर टू कंट्रोल अपॉइंटमेंट्स टू द ऑफिस और राइट टू प्रिविलेजेस। जब आपके पास अधिकार हो कि किसको किस पद पे बिठाया जाएगा, किसको किस पद पे नहीं बिठाया जाएगा, जब आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल हो, तो इसको कहते हैं पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब ही होता है संरक्षणवाद। जब आप संरक्षण दे रहे हैं, जब आप तय कर रहे हैं कि कौन क्या करेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए देखिए, फिलैंथ्रोपी का मतलब मानव कल्याण से हो सकता है, लोगों की मदद करने से हो सकता है। यही मीनिंग ऑप्शन बी म्यूनिफिसेंस का भी होता है, इसका मतलब भी चैरिटी से होता है। फिर सी देखिए, मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी का मतलब भव्यता से हो सकता है, मैग्निफिसेंस से हो सकता है। अब तो आंसर इसका मिल गया आपको 31 का। 31 का मतलब एक अधिकार, एक अधिकार, राइट, जब आप ही तय करेंगे कि किसको किस पद पे बिठाया जाएगा, जब पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास है ना, जिसको आप ना पुरुष प्रधान समाज भी कह सकते हैं, तो पैट्रोनेज बोलते हैं। 31 देखिए, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग मतलब घुमा फिरा के बात करना, सीधे मुद्दे की बात ना करना, टहलाना, जैसे कि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। जब जर्नलिस्ट उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो सीधे वो उसका आंसर देने के बजाय एक पूरा का पूरा माहौल बनाते हैं और फिर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें भी वो दूसरे पर आरोप ही लगाते रहते हैं। तो ये है राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, घुमा फिरा के बात करना। इसका सही आंसर है सर्कमलोक्यूशन। बड़ा ही सरल है, सर्कम से सर्कमस्टांसेस, सर्कमफेरेंस बन जाएगा। हाँ, सर्कमफेरेंस जब बनेगा तो वो एक तरीके से वो बाउंड्री में आ जाएगा ना, तो सर्कमलोक्यूशन, घुमा फिरा के बोलना। देखिए, LOC और LOQ दोनों सेम रूट वर्ड हैं, दोनों का मतलब बातचीत करने से होता है। सुन रहे हैं ना, सर्कमलोक्यूशन में LOC आया है। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, आपको समझ में आया ना, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, घुमा फिरा के बात करना, यानी कि सर्कमलोक्यूशन। सेंटीपीड का मतलब है जिसके 100 पैर होते हों, एक जीव जिसके 100 पैर होते हों। इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक सेंट, CENT, सेंट लिखते रहें ये सब। सेंट का मतलब 100 से होता है, इसी से तो सेंचुरी बनता होगा, इसी से सेंटेनरी बनता होगा, इसी से परसेंट बनता है। तो सेंट का मतलब 100, और जो पीड लिखा हुआ है उसमें जो PED है, क्या कहा मैंने, PED, उसका मतलब पैर से होता है और पैर का मतलब चलने से भी होता है। इसी से पेडेस्ट्रियन बनता है, इसी से पेडल बनता है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसी से इम्पेडिमेंट बनता है, इम्पीड बनता है, और सेंटीपीड तो बनता ही बनता है। तो सेंटीपीड जिसके 100 पैर हो चलने के लिए। सी ऑप्शन कोवर्सन। कोवर्सन का मतलब बल का प्रयोग करना किसी भी कार्य को करने या करवाने के लिए। कॉन्सेंट्रिक सनकी से हो सकता है। 33 देखिए, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, एक बूढ़ी महिला जिसकी शादी ना हुई हो। मालूम होगा आप सभी को, स्पिंस्टर कहा जाता है अनमैरिड वुमेन को, अनमैरिड मिडिल एज लेडी को स्पिंस्टर कहा जा सकता है। हाँ, सेप्चुआजेनेरियन का मतलब क्या होता है, सेप्चुआजेनेरियन को ध्यान से देखिएगा। सेप्चुआजेनेरियन, इसमें जो SEPT है ना, SEPT, इसका मतलब जो है वो 7 से होता है। किससे होता है सर, जोर से बोलिए, 7 से होता है। और जेन का मतलब उम्र से हो सकता है, उम्र से हो सकता है। तो जो सेप्चुआजेनेरियन है वो 70 साल का है। स्नाइपर तो आप जानते होंगे, स्नाइपर्स होते हैं जो दूर से निशाना लगा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। मासोचिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको मार खाने में आनंद आता हो। मासोचिस्ट, जिसको जब पीटा जाए तो उसे खुशी मिलती हो। समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, हाँ, जिसे दंड देने पर अच्छा लगता हो। बड़ा ही स्ट्रेंज है, लेकिन है तो क्या किया जाए। तो ये थे तीनों रूट वर्ड्स, ये थे तीनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब आगे बढ़ते हैं और रीअरेंजमेंट को पढ़ते हैं। पहला देखिए,
34 P, he was a funny looking man with a high bald dome shaped head, मतलब funny looking man था और उसकी कद काठी कैसी थी ये बताया जा रहा है। बाल्ड मतलब गंजा, डोम शेप्ड है, डोम आप जानते हैं वो थोड़ा सा गुंबद टाइप की खोपड़ी थी उसकी। अ फेस वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, चेहरा बहुत छोटा था उसका। एंड अ लॉन्ग वेवी बियर्ड, और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी तभी वो हिलती थी। वेवी मतलब वेव तरंग, तरंग मतलब हिलना, बियर्ड मतलब दाढ़ी, और उसकी दाढ़ी बहुत लंबी सी थी। ये उसका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, कैसा उसका चेहरा था। क्यू को देखिए, ही डिड नॉट वर्क एट हिज ट्रेड, स्टोन कटर, उसका ट्रेड था स्टोन कटर, तो वो अपने ट्रेड वाला काम नहीं करता था, स्टोन कटर के रूप में काम नहीं करता था। मोर देन वॉट वॉज नेसेसरी टू कीप हिज वाइफ एंड 3 बॉयज अलाइव, उसकी एक पत्नी थी, 3 बच्चे थे, उन सबको जिंदा रखने के लिए वो स्टोन कटर का काम नहीं करता था, जो कि उसका ट्रेड था। फिर आर देखिए, हिज अनयूजुअल फीचर्स वर स्टैंडिंग अ जोक अमंग हिज फ्रेंड्स। क्या आपको नहीं लगता कि पी के बाद आर आना चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं भाई? उसकी शक्ल सूरत बताई जा रही है कि बहुत बड़ा गुंबद के जैसी उसकी खोपड़ी थी, चेहरा छोटा था, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी, गंजा था वो। हाँ, तो यही तो अनयूजुअल फीचर्स हुए, यही तो विचित्र शक्ल उसकी हुई जिसकी वजह से उसके दोस्त उस पर हंसते थे एक तरीके से। तो पी के साथ आर आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन में पी के साथ आर है, बस इसी को सही चूज कर लीजिए। आपको 20-30 सेकेंड्स में आंसर को जज करना होता है। बाकी क्यू एस भी ठीक लिखा है। क्यू में क्या लिखा है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को जिंदा रखने के लिए काम ही नहीं करता था, यानी कि ही वॉज अ पुअर मैन एंड आइडलर, तभी वो गरीब था क्योंकि वो एक तरीके से बहुत आलसी था। तो 34 का सही अरेंजमेंट है पी आर क्यू एस, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35 देखिए, P, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आर, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इस वक्त कैसे इस चीज़ को पाया जा सके। किस चीज़ को अभी पता चलेगा। क्यों? इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, ये उसकी उस शहर की पहली यात्रा थी और उसे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है। आर देखिए, मोनूस ट्रेन, अब आप समझ जाइए सर, क्यू और पी तब तक नहीं आ सकते जब तक आर नहीं आएगा, क्योंकि अब इतनी देर में पता चला कि कौन जो है पहली दफ़ा उस शहर में गया था, किसको वो चीज़ नहीं मिल रही थी, मोनू को नहीं मिल रही थी। हाँ, और शहर भी देखिए कोलकाता यहाँ पर मेंशन किया गया। सरल सा नियम है, पहले नाउन आना चाहिए उसके बाद प्रोनाउन आना चाहिए, है ना। तो मोनूज ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, मोनू की ट्रेन काफ़ी लेट थी और वो ट्रेन कोलकाता पहुँचती है आधी रात के बाद, आधी रात के थोड़ी देर बाद। अब आर से स्टार्ट करिए, मेरी बात समझ रहे हैं। अब जिस भी ऑप्शन में आर है उसी को चूज करिए। 2 ऑप्शंस में है, एक में आर क्यू है, एक में आर एस है। एक काम करिए, एस को भी पढ़ लीजिए, एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि आर के बाद क्यू आना चाहिए या फिर आर के बाद एस आना चाहिए। पढ़िए इसको। ही थॉट ही वुड गो टू अ चौल्ट्री, चौल्ट्री धर्मशाला को कह सकते हैं, एक रिलीजियस प्लेस को कह सकते हैं। वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, जहाँ पर उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप धार्मिक स्थान पर जाइए, मंदिर मस्जिद में जाइए, रुक जाइए, वहाँ पैसे कहाँ देने पड़ते हैं। तो ये उसने सोचा। तो आर के बाद आपको सर एस नहीं लगाना चाहिए, आर के बाद क्यू लगाना चाहिए, क्योंकि मोनू की ट्रेन कोलकाता थोड़ा लेट से पहुंची और ये उसकी कोलकाता की पहली यात्रा थी, तभी वो जानता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तो आर के बाद क्यू आएगा। फिर वो क्या सोचता है कि वो एक चौल्ट्री चला जाता, धर्मशाला चला जाता, जहाँ पर उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब फिर से एक समस्या आती है कि उसे ये तो पता है कि उसे धर्मशाला जाना है, पर उसे ये नहीं मालूम कि इस वक्त उसे एक ऐसी धर्मशाला मिलेगी कहाँ, कैसे मिलेगी, जो कि पी में गिवन है। तो आर क्यू एस पी, ये इसका सही अरेंजमेंट हुआ। आप सबको सेशन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे मार्क करते चले, मुझे लाइव चैट में बताते चले। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 36 से 40 जिसमें एक क्लोज टेस्ट है, इसको पढ़ते हैं। ये क्लोज टेस्ट मैंने बहुत मन से बनाया है, इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड भी है, ढंग से समझिएगा। एंड इन 11 आवर्स शट डाउन, शट डाउन का मतलब है जब सब कुछ बंद कर दिया जाए। सो एन 11 आवर्स शट डाउन अगेंस्ट द पासेज ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। आपको मालूम है CAA बाद में वो CAB हो गया था, उसी से संबंधित है। जब ये एक्ट आया था, ये बिल आया था,
तब दो प्रकार के ग्रुप बन गए थे देश भर में। एक ग्रुप वो जिसमें ऐसे लोग थे जो इसके फेवर में, और एक ग्रुप वो जिसमें ऐसे लोग जो इसके अगेंस्ट में हो। बहुत से लोगों ने पॉलिटिक्स भी की इस पर, तो उसी पे ये क्लोज टेस्ट है। चलिए समझते हैं। तो जो अगेंस्ट द पासेज ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAA को जब पास कर दिया गया तो उसके खिलाफ 11 घंटे के बंद का आह्वान किया गया। डिसरप्टेड लार्ज स्वेथ्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑन ट्यूसडे, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम स्टेट्स हैं उनका एक बड़ा एरिया जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा वहाँ अव्यवस्था जैसी फैल गई। विद प्रोटेस्टर्स, लोग सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्टर समझ रहे हैं, प्रोटेस्ट करना, सड़कों पर उतरना और आंदोलन करना, विद्रोह करना, विरोध करना। तो इसी वजह से तो अव्यवस्था फैल गई होगी, क्योंकि लोग अगेंस्ट में थे। मालूम भी होगा नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पे असम, त्रिपुरा, इन सब स्टेट्स में बहुत विरोध किया गया था इसके पासेज को लेकर। तो लोग सड़कों पे उतर आए। ऑप्शंस: रिजॉर्टिंग, एक्सीडिंग, टर्निंग, ऑप्टिंग टू वॉलेंस। सर आपको रिजॉर्टिंग लगाना चाहिए। जब भी कभी बल का प्रयोग किया जाए, हिंसा का साथ लिया जाए, तो रिजॉर्ट किया जाता है। रिजॉर्टेड टू फायर, रिजॉर्टिंग टू लाठी चार्ज, रिजॉर्टिंग टू, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, जब भी कभी हिंसा का साथ लिया जाए। हाँ, रिजॉर्ट टू फायर, जैसे मैंने कहा ना, रिजॉर्ट टू वॉलेंस हो सकता है, तो रिजॉर्ट टू लाठी चार्ज हो सकता है। तो सिर्फ यही होगा, रिजॉर्ट के साथ टू आता भी है। तो क्या हुआ कि जो आंदोलन कर रहे थे लोग, उन्होंने हिंसा का रुख अपना लिया, हिंसा का सहारा ले लिया। एक्सीडिंग टू नहीं होगा, हालांकि एक्सीडिंग के साथ टू लगता है, पर उसका मतलब रिक्वेस्ट को मानने से हो सकता है। और टर्निंग नहीं होगा सर। टर्न तो इस तरीके से यूज़ नहीं होता। हाँ, जैसे कोई शांत हो और वो उग्र हो जाए तो होता टर्न वॉलेंट, टर्न अग्रेसिव, तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ नहीं होगा। ऑप्टिंग भी नहीं होगा, रिजॉर्टिंग ही होगा। तो लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने हिंसा का रास्ता अपना लिया, हिंसा का रुख ले लिया इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। एंड, और फिर जब वो हिंसक हो गए होंगे तो क्या किया होगा उन्होंने? पुलिस वालों से भिड़ंत की होगी, झड़प हो गई होगी, हाथापाई हो गई होगी ना। इसी को सर क्या कहा जाएगा? क्लैशिंग कहा जाएगा। एंड क्लैशिंग है ना विद द पुलिस। ये खबरें आई कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं जगह जगह पर हिंसक हो गए। दे रिजॉर्टेड टू वॉलेंस एट सम प्लेसेस एंड गॉट क्लैश्ड विद द पुलिस, और पुलिस वालों से भिड़ गए। तो आप क्लैशिंग को चूज करिए। थ्रैशिंग के साथ विद नहीं लगता, हालांकि थ्रैश का मतलब भिड़ना भी नहीं होता, धक्का देना होता है। और यहाँ धक्का देना तो होगा नहीं। पुलिस वालों ने उनको पीटा, उन्होंने पुलिस वालों को पीटा। आपस में जब भिड़ गए तो वो क्लैश विद हुआ, आर्ग्यू विद हुआ नहीं। आर्ग्यू विद में तो आप सिर्फ तू मैं कहेंगे, बहस करेंगे। आप देखिए ना, वॉलेंस की बात आ गई है, तो फिर अब एक तरीके से मुजबानी कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, अब लात घूंसा चलेगा। हाँ, तो क्लैशिंग विद ही आएगा, अलाइंग विद होगा नहीं। अलाय जब आप करेंगे तब तो आप पार्टनर बन जाएंगे ना, तब आप लड़ेंगे क्यों, इसलिए वो तो होगा नहीं। सेवरल पीपल, आगे बढ़ते हैं। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी मैन वर इंजर्ड। जब ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग घायल भी होंगे, कुछ सुरक्षा बल वाले भी घायल हुए। फिर वर इंजर्ड, आगे प्रोटेस्टर्स डैमेज्ड व्हीकल्स एंड शॉप्स इन असम। प्रोटेस्टर्स ने व्हीकल्स डैमेज किए, कुछ शॉप्स को भी डैमेज किया। तो आपको एज लगाना चाहिए, क्योंकि चूंकि बोला जाएगा या क्योंकि बोला जाएगा। एज प्रोटेस्टर्स, क्यों ऐसा हुआ कि कुछ लोग घायल हो गए? क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने कुछ गाड़ियों को और दुकानों को नुकसान पहुंचाया, इसीलिए एज लगाइए। त्रिपुरा एंड मेघालयाज कैपिटल शिलोंग, इन जगहों पर ऐसा किया। असम में किया, त्रिपुरा में किया, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में ऐसा किया। फिर आगे बढ़िए। इन त्रिपुरा द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट एंड SMS सर्विसेज। क्या किया? त्रिपुरा में सरकार ने इंटरनेट और SMS सर्विसेज को बंद कर दिया फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। एज पैरामिलिट्री फोर्सेस, एज पैरामिलिट्री पर्सोनल, क्योंकि जो अर्ध सैन्य बल था उन्होंने क्या किया होगा? फायर इन द एयर एंड लॉब्ड टीयर गैस। उन्होंने हालात पर काबू करने के लिए हवा में फायरिंग की होगी। और याद रखिए सर, फायरिंग करने के लिए ओपन ही वर्ड इस्तेमाल होता है, याद कर लीजिए और लिख लीजिए। जब फायरिंग की जाती है, जैसे कि आर्मी ने, आर्म फोर्सेस ने आतंकियों पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो दे ओपनड फायर,
आप कभी भी पढ़ा करिए न्यूज़पेपर को, या टेररिस्ट ने आर्मी वालों पे फायरिंग कर दी तो दे ओपनड फायर ऑन आर्मी पर्सन, तो ओपन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे। लॉन्च हर्ल भी नहीं करेंगे। हर्ल का मतलब तो जैसे फेंकने से हो सकता है, गोला बारूद फेंकना, पत्थर फेंकना, हर्ल करना कहा जा सकता है। बॉम्ब को हाथ से उठा करके फेंक देना तो हर्ल करना कहा जाएगा। फायरिंग की गई तो ओपन किया गया। हवा में फायरिंग की, टीयर गैसेस लॉब की फेंकी, टीयर गैसेस शेल्स टू। क्यों ऐसा किया? ताकि जो वॉलेंट प्रोटेस्टर्स थे, कुछ लोग जो बहुत उग्र होकर के धरना प्रदर्शन या हुड़दंगई काट रहे थे, है ना, हाँ, सड़कों पे उतरे थे, सब तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनको खदेड़ा जा सके। ऐसा पुलिस लाठीचार्ज क्यों करती है? टीयर गैस का इस्तेमाल क्यों करती है? हवा में फायर क्यों करती है? ताकि लोग डर करके भाग जाएं, भगाना चाहती है। और किसी को तितर बितर करना, भगाना, इसके लिए डिस्पर्स वर्ब बनाई गई है। किसको बनाया गया है? डिस्पर्स। याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा। लोगों को तितर बितर करना ही डिस्पर्स करना कहा जाता है। स्कैटर तो छिड़काना हो गया, जैसे दाने छिड़का दिए आपने। डिस्ट्रैक्ट का मतलब तो ध्यान भंग करना हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट करना, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप मन लगा करके मेडिटेट कर रहे हैं। अब कोई बार बार जो है चुटकी बजा रहा है या पैरों की पायल छनछना रहा है, तो वो आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। मेरी बात आप समझे? ध्यान दूसरी ओर खींचना चाहता है। डिस्पेल में आज के ही सेशन में पीछे बता चुका हूँ, कन्फ्यूज़न को दूर करना, है ना, प्रॉब्लम्स को दूर करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना, डिस्पेल करना कहा जा सकता है। तो इस क्लोज टेस्ट की जो खूबी थी वो ये थी कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं। जैसे हिंसक हो जाना रिजॉर्ट ही आएगा, किसी से भिड़ जाना क्लैश ही होगा, हाँ, और फायरिंग स्टार्ट करने के लिए ओपन ही होता है, और लोगों को खदेड़ने के लिए डिस्पर्स ही होता है। तो 5 में से 4 ऑप्शंस तो डेडिकेटेड वोकैब से आए हैं, जो डेडिकेटेड यूज ऑफ वर्ड्स होते हैं वहाँ से आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बचे हुए सेक्शंस को भी पढ़ लेते हैं। वैसे काफ़ी लेंदी हो रहा है सेशन, लेकिन चूंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं तो टाइम तो लगेगा ही। कैसा लग रहा है आप सभी को सेशन, मुझे बताते रहें, है ना, और मन लगा करके पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 वॉइस एक्टिव पैसिव पे बेस्ड हैं, इन्हें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, जॉन वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर। ये ऑलरेडी पैसिव में लिखा हुआ, वॉज अरेस्टेड, पैसिव वॉइस, बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज्ड। लेकिन जब एविडेंस ज़्यादा नहीं मिला, सबूत की कमी होने पर ही वॉज रिलीज्ड, उसे रिहा कर दिया गया। ध्यान से देखिए, ये ऑलरेडी पैसिव में लिखा हुआ है। जब वॉइस के क्वेश्चंस होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए कि एक्टिव से आप पैसिव में जाएं, वो पैसिव से एक्टिव में भी पूछ सकता है। बस आपको वॉइस चेंज करनी है। एक्टिव दिया हो तो पैसिव में ले जाइए, पैसिव दिया हो तो एक्टिव में लेकर के आइए। पैसिव में दिया, इसे एक्टिव में करिए। चारों ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में द पुलिस अरेस्टेड जॉन, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव हो गया। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि सेंटेंस में पुलिस तो गिवन नहीं था, बिल्कुल सही बात है, तो ध्यान से सुनिए। अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है और उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है और आपको एक्टिव में लेकर आना है, तो आपको अपने आप से सब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ सकता है। जैसे कि अरेस्ट नाम की वर्ब यूज़ की गई है तो जाहिर सी बात है वो पुलिस ने ही अरेस्ट किया होगा। जैसे पनिश करने की बात है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कोर्ट ने, जज ने पनिश किया हो। टीच वर्ब दी गई हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट इसका टीचर होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। स्पीक वर्ब दी हो तो इसका मतलब है सब्जेक्ट उसका ओरेटर या स्पीकर होगा। इस तरीके से अज्यूम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द पुलिस अरेस्टेड जॉन एक्टिव ऑन चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस रिलीज्ड हिम। ये भी आपने एक्टिव में कर दिया। बाकी ऑप्शंस में प्रॉब्लम ये है कि एक हिस्सा एक्टिव में है तो दूसरा पैसिव में ही रह गया। अगर एक को पैसिव में रखा तो दूसरे को एक्टिव में कर दिया। नहीं, अगर आप पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं तो यदि हो सके तो सब कुछ एक्टिव में कर दीजिए। नहीं हो सकता है तो अलग बात है, पर अगर सब
एक्टिव में जा सकता है तो सब एक्टिव में लेकर के जाइए। 42 को देखिए, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। ये तो सरल सेंटेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में दिया है। जब भी कभी वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दी हो, जैसे वॉज कॉट, तो आप समझ लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है जिसका एक्टिव वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बन जाता है। तो द पुलिस कॉट द थीफ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45 ये नरेशन पे बेस्ड है, इन्हें देखिए। पहला क्वेश्चन है, ही सेड आई सॉ अ स्नेक हेयर। उसने कहा मैंने यहाँ पर एक सांप देखा था। ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में कर दीजिए। देखिए चार में से एक ही ऑप्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, हैड सीन अ स्नेक देयर। डी वाला ऑप्शन भी है हैड सीन, लेकिन वहाँ हेयर को देयर किया ही नहीं गया तो वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 पढ़िए, डू यू नो द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं कि आप उसे जानते हैं, कृष्णा सेड टू राहुल। कृष्णा ने राहुल से कहा या पूछा, तो फिर इनडायरेक्ट में लेके जाइए। कृष्णा आस्क्ड राहुल इफ। आपको मालूम है डू यू नो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन इफ या वेदर हो सकता है तो इफ लगाएं। फिर डू यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो नो का न्यू हो गया। द पर्सन आर का वर हो जाएगा, वी का फिर आप दे कर देंगे, प्लूरल को प्लूरल में बदल देंगे ना। और वी कृष्णा और राहुल दोनों की तरफ से आया, जब दोनों की बात करेंगे तो ही ना लगा करके दे लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 45 को पढ़िए, यू हैव ऑल डन वेरी बैडली। तुम सबने बहुत गंदा परफॉर्मेंस दिया है, रिमार्क द टीचर। टीचर ने ये बात कही, विशेष तौर पे ये बात कही। तो फिर आप पढ़िए, चारों ऑप्शंस में डी ऑप्शन करेक्ट है। द टीचर रिमार्क्ड दैट, सरल है, हैव डन को हैड डन कर दीजिए, बड़ी सरल सी बात है। आपको देखिए नरेशन को सेकेंडों में करने का और सही तरीका ये है कि आप सबसे पहले टेंस पे अटैक करिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो देखिए जिस ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट हो वही करेक्ट हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 45 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 और क्वेश्चन रह गए हैं कॉम्प्रिहेंशन के, फटाफट उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड हैं, पढ़ लेते हैं इसे। In May 1996, the World Health Organization was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. 1996 में WHO ने कोई कैंपेन शुरू किया था स्मॉल पॉक्स बीमारी को इरेडिकेट मतलब दूर करने के लिए। इरेडिकेट वर्ड को कहीं लिख लीजिएगा, समूल नाश कर देना। इरेडिकेट पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना, जिसे एलिमिनेट कह सकते हैं, रूट आउट कह सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स ये बीमारी है, इसको दूर करने के लिए 1996 में WHO ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट किया था। द गोल वॉज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 डेकेड। उद्देश्य ये था कि एक दशक यानी कि 10 साल में इस बीमारी को पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर देना है, समाप्त कर देना है स्मॉल पॉक्स को। बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड, क्योंकि मलेरिया और येलो फीवर ये बीमारियां हैं, इनसे संबंधित ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले फेल हो चुके थे। फ्यू बिलीव दैट स्मॉल पॉक्स कुड एक्चुअली बी इरेडिकेटेड। इसी वजह से सिर्फ कुछ लोगों को ही लगता था, फ्यू नेगेटिव वर्ड आ रहा है कि स्मॉल पॉक्स को भी पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। मतलब WHO ने ये टारगेट बनाया था कि 10 साल में वो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर देंगे, लेकिन चूंकि जो पास्ट का एक्सपीरियंस था, ऐसे ही और प्रोजेक्ट जिनमें मलेरिया और येलो फीवर को समाप्त करने की बात थी, वो फेल हो चुके थे। तो सिर्फ कुछ लोगों को लगता था कि WHO अपने इस टारगेट में पूरा टारगेट में सक्सेसफुल हो पाएगा, स्मॉल पॉक्स को इतनी जल्दी इरेडिकेट कर पाएगा। बट 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field. लेकिन थैंकफुली 11 साल बाद ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था 1996 में, उसके 11 साल बाद दुनिया भर में कहीं भी स्मॉल पॉक्स के केसेस नहीं मिले। द स्ट्रैटेजी वॉज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन। अब ये बताया जा रहा है कि कैसे इरेडिकेट करने में WHO और उनकी टीम सक्सेसफुल हुई। तो जो स्ट्रैटेजी थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि मास वैक्सीनेशन हो, मतलब भारी स्तर पर भारी संख्या में
लोगों को वैक्सीन दी जाए, दवाई दी जाए, but also to isolate patients with active smallpox in order to contain the spread of the disease। ये आज को ही लेकर आप समझ सकते हैं, आज भी तो इंडियन गवर्नमेंट दो चीज़ों पे ध्यान दे रही ना, मास वैक्सीनेशन भी करा रही है और उससे भी ज़्यादा लोगों को आइसोलेट कर रही है ताकि इसकी चेन को, कोविड-19 की चेन को ब्रेक किया जाए। यही बात स्मॉल पॉक्स को लेके लिखी गई कि सिर्फ मास वैक्सीनेशन ही तरीका नहीं था, भारी संख्या में लोगों को दवाई दी जाए, यही तरीका नहीं था, बल्कि लोगों को, पेशेंट्स को आइसोलेट भी किया जा रहा था जो एक्टिव स्मॉल पॉक्स वाले थे, ताकि इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, ताकि इस बीमारी को और फैलने से रोका जा सके, एंड टू ब्रेक द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन, और ह्यूमन ट्रांसमिशन की जो चेन थी उसको तोड़ा जा सके कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी ना फैले। रिवॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स असिस्टेड इन मोटिवेटिंग द पब्लिक टू एड हेल्थ वर्कर्स। साथ ही साथ कुछ रिवॉर्ड्स भी अनाउंस किए गए कि जो बताएंगे कि इस व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स हो गया है, जानकारी देंगे तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इससे लोग मोटिवेट हुए और उससे भी हेल्थ वर्कर्स को मदद मिली केसेस पता लगाने में कि कहाँ कहाँ पर स्मॉल पॉक्स के जो है वो पेशेंट्स हैं। वन बाय वन, एक एक करके ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम वो सॉर्ट आउट, एक एक पीड़ित को, एक एक मरीज को ढूंढ लिया गया, रिमूव्ड फ्रॉम कंटैक्ट विद अदर एंड ट्रीटेड, और दूसरों के कंटैक्ट से अलग कर दिया गया और उसका इलाज कर दिया गया, मतलब बीमारी को फैलने नहीं दिया गया। एट द सेम टाइम द एंटायर विलेज विद द विक्टिम हैड लिव्ड वाज वैक्सीनेटेड। साथ ही साथ जिस गांव में, जिस स्थान विशेष पर कोई भी मरीज मिला इस बीमारी का, उस पूरे के पूरे गांव में सबको वैक्सीन भी दे दी गई ताकि आप किसी और में ना हो। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर, आज ये बीमारी नहीं बची है बट इट इज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। लेकिन आज ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए कि हो जाएगी स्मॉल पॉक्स तो कोई व्यक्ति मर जाएगा। हाँ, मतलब पहले जब ये बीमारी होती थी लोगों को तो लोग मर जाते थे, जैसे आज कोविड-19 के केस में हो रहा है। लेकिन आज अगर स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो उसके वैक्सीनेशन है, वैक्सीन दी जाती है, दवाइयाँ हैं, तो लोग ठीक भी हो जाते हैं। रूटीन वैक्सीनेशंस हैव आल्सो बीन स्टॉप्ड, उसे भी रोका जा चुका है क्योंकि अब इतनी तेजी से नहीं हो रहा है ना, जिसको हो रहा है उसे वैक्सीन दे दी जा रही है। तो ये था पैराग्राफ, उम्मीद है समझ में आया होगा। फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। 46, 47 इस स्लाइड में है, इन्हें पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज? क्या टाइटल हो सकता है? WHO नहीं, इस बीमारी को लेके टाइटल दीजिए ना। बी ऑप्शन, द इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, है ना, स्मॉल पॉक्स बीमारी का खात्मा, उसका सफाया, इराडिकेशन, यही इसका आंसर होना चाहिए। 47 देखिए, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? जो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था उसका गोल क्या था? उसका गोल ये था कि 10 साल में दुनिया भर से स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी ही तो होगा, तरीके में बाकी चीजें थी। गोल तो WHO का यही था ना कि 10 साल में इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स, दुनिया भर में 10 साल में इसे समाप्त कर दिया जाए। चलिए आगे के 3 क्वेश्चंस बचे, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को कॉमन एरर्स के रीड करते हैं। ऑन संडेज आई प्रिफर रीडिंग एट होम देन गोइंग आउटडोर्स। अब इस सेंटेंस में 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी या पहली एरर क्या है वो सुनिए। रूल के मुताबिक प्रेफर, PREFER, प्रेफर जिसका मतलब है प्राथमिकता देना, इसका जो कनेक्टर है उसको दैन नहीं बोलते। इसका जो कनेक्टर होता है वो दैन ना होकर के टू होता है। तो जहां पर दैन गिवन है वहां पे आपको क्या कर लेना चाहिए? टू कर लेना चाहिए। तो कैसे सेंटेंस होगा? आई प्रेफर रीडिंग एट होम टू गोइंग आउटडोर्स। सुना मैंने क्या कहा? जहां पे दैन गिवन है वहां पर आपको टू का यूज करना चाहिए। प्रेफर जिसका मीनिंग है प्राथमिकता देना। आपके सामने 2 विकल्प होंगे। अब इन दोनों विकल्पों को कनेक्ट करने के लिए प्रेफर जिस कंजंक्शन का या जिस कनेक्टर का यूज करता है वो टू होता है, दैन नहीं होता। तो आई प्रेफर रीडिंग एट होम टू गोइंग आउटडोर्स। ये इस क्वेश्चन की एरर थी जिसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए या फिर ध्यान से सुन लीजिए। वो ये कि प्रेफर के बाद जीरंड आने का भी रूल है।
अब ध्यान से देखिए, प्रेफर के बाद रीडिंग गिवन है। जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं कि जीरंड का मोटा मोटा मीनिंग होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या मीनिंग होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और पूरा अगर मीनिंग सुनना चाहते हैं तो जीरंड जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहा रही रहे ना बोलकर ना नी ने बोलने लगे तो हम उसे वर्ब। तो इस तरीके से आज का ये सेशन जो है एंड हो जाता है। ये था अभी तक का पहला सेशन टेस्ट सीरीज का, प्रैक्टिस टेस्ट 1 का। हाँ देखिए, अगर आप सबका फीडबैक बहुत अच्छा रहा, वैसे ये लेंथी सेशन हो गया, लेकिन जब 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे तो 1.5 घंटे तक का टाइम तो लग ही जाएगा। उसी के आसपास आई गेस टाइम लगा होगा, 1 आवर 30 मिनट्स और 1 आवर 40 मिनट्स। कैसा लगा आप सभी को सेशन मुझे ज़रूर बताएं। कल मॉर्निंग में हो सकता है मैं आपको रूट वर्ड्स पढ़ाऊँ, हो सकता है मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाऊँ या फिर कोई और चीज़ पढ़ाऊँ। जो भी होगा आप सभी को पता चल जाएगा। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से भी मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और बेनिफिट ले सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।